प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं निशा आनंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज के विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले जो पिछली कक्षा में मैंने आपको विषय करवाया था उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैंने अपनी पिछली कक्षा में आपको ईमेल लेखन अर्थात ईमेल कैसे लिखी जाती है तथा उसका प्रारूप क्या है उस विषय पर चर्चा की थी और उससे संबंधित मैंने गृह कार्य अर्थात आपको होमवर्क भी दिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने उस होमवर्क या गृह कार्य को अब तक अपनी नोटबुक पर कर भी लिया होगा। तो हम आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है अशुद्धि शोधन। अब आज के विषय की बात करते हैं। आज का हमारा विषय अशुद्धि शोधन है। अशुद्धि का मतलब होता है एरर या गलती। शोधन का मतलब होता है उसमें सुधार करना। तो कई बार बोलचाल की भाषा में या लिखते समय हम भाषा से संबंधित कुछ एक गलतियां कर देते हैं। उन गलतियों में सुधार लाना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है कि वाक्य लिखा, उस वाक्य में हमने कुछ गलत लिख दिया है और उस गलती को ठीक करना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। अशुद्धि मतलब गलतियां और शोधन मतलब सुधार करना। अशुद्धि शोधन का अर्थ है शब्द या वाक्य में मौजूद अशुद्धियों को ठीक करना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने भावों तथा विचारों को भाषा के माध्यम से ही प्रकट करता है। विचारों को प्रकट करते समय कई बार अज्ञानता में या नासमझी में मनुष्य द्वारा बोलचाल की भाषा में कई प्रकार की अशुद्धियों के रह जाने की संभावना होती है तथा इन्हीं अशुद्धियों या गलतियों को दूर करना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। तो अशुद्धि शोधन है क्या, उसका अर्थ क्या है और अशुद्धियां या गलतियां कहाँ कहाँ पर हो सकती है उसके विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। अशुद्धियां भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। पदक्रम का मतलब होता है जैसे हमने कोई वाक्य लिखा तो हमने वाक्य का जो सीक्वेंस है शब्दों को आगे पीछे लिख दिया है। तो शब्दों को अगर गलत ढंग से लिखेंगे तो भी वाक्य जो है वो सही प्रकार से नहीं लिखा जाता। तो इसलिए उसमें कोई ना कोई एरर या गलती रह जाती है। तो जो गलती रह जाती है उस गलती को सुधारने को ही हम कहते हैं अशुद्धि शोधन। अब अशुद्धियाँ जो है वो कई प्रकार की होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, ने संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, इसके अलावा कारक संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, विशेषण संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि, पुनरुक्ति तथा मुहावरों संबंधी अशुद्धियाँ। तो ये सब अशुद्धियाँ किस प्रकार से एक वाक्य में हो सकती है, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और ये सब बातें मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगी। सबसे पहले जो हमने अशुद्धि का विषय लिखा था वो था पदक्रम संबंधी अशुद्धि। अब वो कैसे हो सकती है, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे पहली उदाहरण मैंने ली है, ये असली गाय का दूध है। अब ये असली गाय का दूध, इसको ऐसे नहीं लिखना था, ये शब्दों को आगे पीछे कर दिया गया है, इसलिए पढ़ने पर या सुनने पर ये वाक्य जो है वो गलत लग रहा है। तो इसकी गलती में सुधार लाने के लिए हम वाक्यों के क्रम को, शब्दों के क्रम को बदल देंगे। जैसे यह गाय का असली दूध है, ये होगा शुद्ध वाक्य। अशुद्ध क्या था, ये असली गाय का दूध है, लेकिन जब हमने इसको शुद्ध करके लिखा तो ये क्या लिखा हमने, ये गाय का असली दूध है। असली मतलब प्योर दूध है, ठीक है। तो ऐसे पदक्रम संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं जब शब्दों को हम आगे पीछे करके लिख देते हैं। ऐसे ही एक दूसरी उदाहरण दी है मैंने, एक फूलों की माला दे दीजिए।
अब एक फूल की माला तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये शब्द जो है वो पीछे लगना था। तो सुधार करके जो नया वाक्य बनेगा वो क्या है, फूलों की एक माला दे दीजिए। तो इस प्रकार से हम वाक्य को जब ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें कोई ना कोई गलती ज़रूर नज़र आती है। उस गलती को सुधारना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। अब हम अगले प्रकार की अशुद्धि के बारे में समझेंगे, जैसे ने संबंधी अशुद्धि। कई बार वाक्य में हम ने का प्रयोग नहीं करते, जिससे वाक्य की जो सेंस है वो बिल्कुल ही बदल जाती है। जैसे मैंने उदाहरण लिया है, रमेश रोटी और साग खाया। तो ये कुछ अधूरा सा वाक्य लग रहा है, यहाँ पर कुछ कमी है। अब वो कमी या गलती क्या थी, जब मैंने इसको सुधार कर लिखा, रमेश ने रोटी और साग खाया। तो ये ने के प्रयोग के साथ ये वाक्य जो है वो पूर्ण तौर पर शुद्ध हो गया है। अब ऐसे ही एक और उदाहरण है, जैसे अशोक गलती की। अब वाक्य जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए हमें कुछ लग रहा है जैसे इस वाक्य में गलती है, और वो गलती क्या है, ने का प्रयोग हमने नहीं किया था। अब शुद्ध करके क्या वाक्य लिखेंगे हम, अशोक ने गलती की। अगली हमारी अशुद्धि जो है उसकी बात करते हैं। अगली अशुद्धि है लिंग संबंधी अशुद्धि। जैसे छोटी कक्षाओं में हमने लिंग बदलो पढ़े थे, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग जैसे लड़की और पुल्लिंग होता है लड़का। तो कई बार जब हम वाक्य लिखते हैं तो हमें ये अंतर जो है वो हम कई बार भूल जाते हैं, और उससे हमारा जो वाक्य है वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। जैसे अब मैंने नीचे दो उदाहरणें दी हैं। पहली उदाहरण है, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा किया। अब यहाँ पर जब हम इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो हमें ये पढ़ते हुए वाक्य ठीक नहीं लग रहा है, जबकि हमारा जो वाक्य ठीक होना था वो था, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। ऐसे ही दूसरी उदाहरण में लेती हूँ, ईमानदार को सम्मान मिलती है। वाक्य को जब पढ़ा है तभी पता चल रहा है कि ये जो वाक्य है वो गलत है। तो वाक्य जो है वो सही क्या होना था, सही होना था, ईमानदार को सम्मान मिलता है। इस प्रकार से ये जो लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। अगर उनको हम ध्यान में रखेंगे तो हम वाक्य को अच्छे से समझ पाएंगे। अगली अशुद्धि की बात करते हैं, जैसे वो है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वचन जैसे एक वचन था, बहुवचन था, उसके साथ हमने गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया। जैसे मैंने उदाहरण ली, अनेकों लोग उस सभा में पधारे। पहली बात तो ये कि अनेकों नहीं लिखते हैं, अनेकों की जगह पर अनेक ही अपने आप में बहुवचन है, अर्थात प्लूरल है। तो इसके साथ क्या आना था, गलती हमारी यही है कि अनेकों जो शब्द है वो हम नहीं लिखते हैं। वो जो सही शब्द है वो क्या है, अनेक, क्योंकि अनेक अपने आप में ही बहुवचन है। तो हम क्या लिखेंगे, अनेक लोग उस सभा में पधारे। दूसरी उदाहरण क्या ली मैंने, दो लड़का आ रहा है। अब इस वाक्य को पढ़ने से ही हमें पता लग रहा है कि ये वाक्य कुछ ना कहीं गलत है। अब सही क्या आएगा, दो लड़के आ रहे हैं। अब इसमें वचन संबंधी अशुद्धियाँ थी, लड़का है और उसकी जगह पर क्या लगना था, लड़के। तो ये तो हुई हमारी वचन संबंधी अशुद्धि, और उदाहरणों के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, तो आपको बड़े ध्यान से इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाना होगा। अब अगली अशुद्धि पर जाते हैं कि गलतियां और कहाँ पर हो सकती हैं। अब अगली अशुद्धि का नाम है कारक संबंधी अशुद्धियाँ। अब कारक के विभक्ति चिन्ह जो होते हैं, जैसे का, के, की, में, पर, ने, के द्वारा, ये सारी विभक्ति चिन्ह होते हैं। कई बार इन चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य में गलत ढंग से कर देते हैं। अब उदाहरण देखिए, राधा का माताजी आने वाली है। अब कारक क्या है, का, तो का तो आएगा ही नहीं यहाँ पर। तो यही गलती है कि राधा का माताजी आने वाली है, ये गलत है। तो का की जगह पर क्या लगना था, कि, राधा की माताजी आने वाली हैं। अब दूसरी अशुद्धि क्या है, दूसरी जो उदाहरण है, पुस्तक मेज में पड़ी है। में कारक है,
लेकिन में यहाँ पर नहीं आना था। क्या आना था? पर आना था। पुस्तक मेज पर पड़ी है। इस प्रकार से कारक संबंधी भी विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ जो हैं वो हो सकती हैं, तो उसके विषय में भी हमें पता होना चाहिए। अगली अशुद्धि की बात करते हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। अब सर्वनाम तो आपको पता ही है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा होता है नाम, जैसे रमेश, राजेश, और सर्वनाम क्या होता है? मैं, हम, तुम, यह, तुम्हारा, ये सब सर्वनाम होते हैं। कई बार वाक्य में हम सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ या गलतियाँ भी कर देते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया यहाँ पर, मेरे को तुम्हारे से कुछ काम है, ये गलत है। मेरे को तुम्हारे से कुछ काम है, इसकी जगह पर सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाना था। जैसे मेरे की जगह पर आना था मुझे। मेरे को तुम्हारे से, मुझे तुमसे कुछ काम है, तो ये सही होकर ऐसे लिखा जाएगा। अब दूसरी उदाहरण है, हमको स्कूल जाना है। हमको स्कूल जाना है, हमको जो है वो गलत है, हमेशा हमें लिखते हैं, हमें स्कूल जाना है। इस प्रकार से सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को भी आपने वाक्य में ध्यान से परखना है, जांचना है, उसके बाद उसका शुद्ध रूप लिखना है। अगली अशुद्धि पर आते हैं। अगली अशुद्धि है विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण ली है, ये घटना ऐतिहासिक है, जबकि इतिहास होता है जब हम ऐतिहासिक अर्थात हिस्टोरिकल लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ऐतिहासिक। तो ये शब्द जो है वो गलत लिखा गया, इसको हमने सही करके लिखना है। जैसे ये घटना ऐतिहासिक है, ठीक है। अब दूसरी उदाहरण, बहुत सारा थक जाने से उसे रुकना पड़ा। अब यहाँ पर जो सारा शब्द है वो गलत है, बहुत सारा नहीं आना था, यहाँ पर विशेषण क्या लगना था? उसको सही करके लिखना था, बहुत अधिक थक जाने से उसे रुकना पड़ा। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ भी होती हैं वाक्य में, इन्हीं को जांचना और परखने के गुण हमने सीखने हैं। अगर हम ध्यान से वाक्य को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो गलती होगी वो हमें नज़र आ जाती है, उसी को हमने ठीक करके लिखना है। अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया किसी काम का करना या होना, जैसे पकड़ना, गिरना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? ये क्रिया ही तो है, किसी काम का करना या होना। कई बार उसमें भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं, उसमें भी गलतियाँ रह जाती हैं। जैसे वाक्य में लिखा हुआ है, मेरी पुस्तक पकड़ाइयो, जबकि हिंदी ये पकड़ाना क्या है? ये है क्रिया, और हिंदी में पकड़ाइयो नहीं, इसको सुधार के इसको सही करके लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? मेरी पुस्तक पकड़ाना, तो ये सही वाक्य होगा। मैंने यह काम नहीं करा, ये दूसरी उदाहरण में है। करा जो है वो नहीं आना था, क्योंकि क्रिया शब्द में इस वाक्य में करा जो है वो गलत है, तो सही करके क्या लिखना था? मैंने यह काम नहीं किया। तो क्रिया संबंधी अशुद्धियों को भी ध्यान से देखना होगा। अगली अशुद्धि की बात करते हैं, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। अब पुनरुक्ति क्या है? कई बार वाक्य में किसी शब्द को दोहरा कर लिख दिया जाता है। दोहरा मतलब कि दोबारा से लिख दिया जाता है, एक ही शब्द को दो बार लिख दिया जाता है, तो उसकी पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ, दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अब दर्शनीय का मतलब ही देखने होता है, और इसको जब हम, और ये दोनों एक जैसे शब्द हैं, दर्शनीय और देखने योग्य, ठीक है। तो जब हम इसको सही वाक्य में बदलेंगे तो वाक्य दो तरीके से बन सकता है। पहले वाक्य में हम इस तरह भी बना सकते हैं कि दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल हैं। स्थल का मतलब होता है जगह, स्थान। इस प्रकार से अगर आप नहीं लिखोगे तो दूसरी तरह से भी लिख सकते हो कि दिल्ली में कई स्थल देखने योग्य हैं। तो दर्शनीय और देखने योग्य जो है उसको दोहरा कर लिख दिया गया है, अर्थ दो बार लिख दिया गया है। लेकिन जब वाक्य को शुद्ध करके लिखना है तो हमने
एक शब्द का ही प्रयोग करना है, तो इसकी परख भी आपको आनी चाहिए। अब जैसे दूसरा वाक्य, आइए पधारिए आपका स्वागत है। आना और पधारना एक ही बात है। अब इस वाक्य को जब शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या आएगा, आइए आपका स्वागत है। तो आना और पधारना जो है वो 2 बार लिखा गया था, इसलिए इसको सुधार कर हमने लिखा, और जो सही वाक्य है वो क्या था, आइए आपका स्वागत है। अगली अशुद्धि की बात करते हैं, वो है मुहावरों संबंधी अशुद्धियाँ। अब मुहावरे भी कई बार गलत लिखे होते हैं वाक्य में। जैसे कई वाक्यों में हम मुहावरों का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन मुहावरों का प्रयोग करते समय हम गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कैसे? जैसे पहली उदाहरण लिखी मैंने, बंद कमरे में उसका दम फूल गया। अब मुहावरा जो सही है वो है दम घुटना, तो हम सही वाक्य क्या लिखेंगे कि बंद कमरे में उसका दम घुट गया। तो हमें मुहावरों पर भी ध्यान देना होगा। अब दूसरा जो वाक्य था वो क्या है, तुम्हारी अक्ल के घोड़े बहुत तेज चलते हैं, जबकि अक्ल के घोड़े दौड़ना होता है। तो मुहावरा जो था वो ये था, लेकिन इसका प्रयोग इस वाक्य में गलत किया गया। तो सही करके जब हम लिखेंगे तो वो क्या आएगा, तुम्हारी अक्ल के घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं, क्योंकि सही मुहावरा था अक्ल के घोड़े दौड़ाना। तो इस प्रकार से मुहावरों पर या मुहावरों से संबंधित भी वाक्य में अशुद्धियाँ या गलतियाँ हम कई बार कर देते हैं। उसको ध्यान से देखकर हम उन अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कई प्रकार की अशुद्धियों पर आज चर्चा की। प्रिय बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है या आपने जो समझा है उसको आपने बहुत अच्छे से देखा भी होगा और सुना भी होगा। और मुझे पूरी आशा है कि जब इस विषय को आप दोबारा से दोहराओगे या रिवीजन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से वो एरर या गलती जो है उसको आप ढूंढ पाओगे। तो अपनी अगली कक्षा में दोबारा से हम मिलेंगे और आज की विषय की हम समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।